फाइन। चलिए, तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत कुछ थोड़ा सा हमारा बस बचा है, इसको आज फिनिश करते हैं। आज ही हम लोगों का नया चैप्टर प्रोटीन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जितना मैंने अभी तक कराया है वो समझ आया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो यार, प्लीज मुझे बता दो अगर आप लोगों को जितना मैंने अभी तक कराया है उसमें कोई डाउट है तो। बस तो काफी सारे बच्चे हैं भाई, काफी सारे से मतलब है इतना नॉर्मली नहीं होते हैं, नो डाउट। चलिए, अब पता नहीं ये आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्लास ली नहीं, पढ़ाई नहीं, तो डाउट कहाँ से आए, ऐसे बोल रहे हो या पता नहीं। ठीक है चलो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने पढ़ाया है तो आपको समझ आया, दैट्स वाई आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग जो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन हम कर चुके हैं, ग्लाइको प्रोटीन हम लोग कर चुके हैं, एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी हम लोग कर चुके हैं। आई गेस ये सब हमारा हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य में जितने भी कार्य इसमें दिए हुए हैं, जैसे देखो मंड और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या हैं, आपके स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर मैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बात करूं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, क्या बात कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट के कार्य की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब बताया है। तो पहला जो पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च यानी कि मंड तथा ग्लाइकोजन, स्टार्च मंड तथा ग्लाइकोजन ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है, संचयी कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ना। क्यों, स्टार्च किसका है, प्लांट्स का, पादपों का। पादपों में जितना भी भोजन संचित होता है, जितना भी भोजन वो लोग अपने प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है, संचित रहता है, वो किसके रूप में रहता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में रहता है। वहीं जो ग्लाइकोजन है इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। कल ही मैंने इसके बारे में बात करी है आप लोगों से। एनिमल स्टार्च मतलब प्राणिज मंड, कहते हैं इसको एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च, जिसे हम प्राणिज मंड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जंतुओं में, प्राणियों में संचयी जो पदार्थ है, जो भोजन किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च का, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है प्राणियों में। और कहाँ पे संचित होता है, कल मैंने आपसे बात करी थी, पेशीय कोशिकाओं यानी कि मसल सेल्स, और आपके यकृत की कोशिकाओं में यानी कि लिवर सेल्स में आपके ये रहता है, ठीक है, संचित। पहली बात हमने ये करी। दूसरी आपके साथ मैंने सुक्रोज की भी बात करी है हम लोगों ने सुक्रोज की बात करी थी। सुक्रोज क्या है, सबसे मीठी शर्करा। सुक्रोज क्या है भाई, सबसे मीठी शर्करा, यानी कि सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो कौन सी है, आपकी सुक्रोज है। इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है बच्चों, टेबल शुगर। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसमें, टेबल का मतलब जो हमारे घर में टेबल पर जो मौजूद है, यानी कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम ले रहे हैं वो क्या है, आपकी सुक्रोज है, ठीक है, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जितना भी कार्बोहाइड्रेट का जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है, तो वो कौन सा है, आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। अगर मैं और बात करूं, जैसे हमने बात करी काइटिन, काइटिन भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, करी थी काइटिन, ठीक है। तो ये भी क्या है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कोशिका भित्ति में, क्यों, चाहे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, जैसे हमने किस में बात करी थी, आपके प्लांट्स में भी सेल्यूलोज की बनी हुई है। साथ में आप कोई बैक्टीरिया देख लीजिए, उसमें भी, एल्गी में भी सेल्यूलोज की बनी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोशिका भित्ति में, इसमें कह सकते हैं हम कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति में कार्य या कोशिका भित्ति में उपस्थित होती है, लिख सकते हैं हम। कोशिका भित्ति में क्या होती है, ये उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति में होती है। जैसे सेल्यूलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, कल हम लोगों ने बात करी थी कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। जो पेक्टिन है वो कौन सी है, मध्य पटलिका में होती है वो पेक्टिन भी क्या है, आपकी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो एक ये भी इसका कार्य है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड, कल मैंने बात करी थी आपसे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन,
क्या चीज है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा, कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? प्रोटीन से और लिपिड से। तो मैं ये यहाँ पे कह सकती हूँ कि, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ होते हैं? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपकी झिल्ली में होते हैं, कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, या इसको मैं लिख दूं कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो ये भी क्या है? इसका एक कार्य है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन। कल बात करी है मैंने इसके बारे में, करिए। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन, जिसे और भी क्या कहते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अगर आपको याद हो तो बात करिए, कौन कौन से होते हैं? डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। कल मैंने बताया था, क्लास की थी कल, पहली बार ले रहे हो आज? शुरू से आज पहली बार? चलिए खैर कोई बात नहीं। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन को म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। और इसकी जो इकाइयां होती हैं वो इकाइयां कौन सी हैं इसकी? डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये क्या है? इसकी इकाइयां हैं। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी इसको बोला जाता है, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन को। तो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन ये कहाँ मौजूद होता है? ये मौजूद होता है आपकी संचयी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, सॉरी, संयोजी ऊतकों में ये उपस्थित होता है। तो ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक कार्य है। ठीक है, तो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन कहाँ पर? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मसल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन त्वचा का और संयोजी ऊतक का, इस तरह लिख लीजिए, संयोजी ऊतक का मुख्य घटक है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि आप एक एक करके अगर शुरू से चलेंगे, सुक्रोज पढ़ा, मैंने लिख दिया टेबल शुगर है, सबसे मीठी शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। मैंने बताया लैक्टोज, तो हमारे दूध में मौजूद है। दूध में कौन सा मौजूद है भाई? लैक्टोज मौजूद है। तो लैक्टोज भी क्या है? ये भी एक कार्य है। तो आप शुरू से अगर आप चलेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, चाहे आपने ओलिगोसैकेराइड पढ़े हैं, चाहे आपने मोनोसैकेराइड पढ़े हैं, जैसे ग्लूकोज, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा मिल रही है, वो हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो वो भी कहाँ? वो भी क्या है? शर्करा ही है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी में हर कुछ चीज क्या है? शर्करा का ही है। अल्टीमेटली सब चीज ले दे के शर्करा में ही टूटनी है, क्योंकि उसी से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए या कार्बोहाइड्रेट के उपयोग बताइए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने कार्बोहाइड्रेट, जितनी शर्करा मैंने आपको पढ़ाई है, ग्लूकोज पढ़ाया है, सुक्रोज पढ़ाया है, माल्टोज पढ़ाया है, लैक्टोज पढ़ाया है, उसके बाद फिर पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज पढ़ाया है, स्टार्च पढ़ाया है, ग्लाइकोजन पढ़ाया है। तो आपको इन सब के जितने भी कार्य मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो सारे कार्य आपको क्या है? यहाँ लिखने, चाहे ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन है, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन है, चाहे ग्लाइकोलिपिड है, तो जितने भी मैंने आपको शर्करा, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट बताया है, वो सारे आपको इधर लिखने हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आई एम श्योर कि ये सब आपको पता है, सबको पता है, सबको कार्य मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे भी हैं। आपने लिखे हैं नहीं लिखे वो मुझे नहीं पता, पर मैंने लिखे हैं, इतना मुझे पता है। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट के कार्य की। अगला है अब कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण, टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट भी आपको पता है, मैं जब से मैंने ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर शुरू किया है तब से मैं टेस्ट की बात करती आ रही हूँ ना। कौन से दो टेस्ट हैं बताओ, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दो ही बताए मैंने आपको। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग का सॉल्यूशन हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है, और दूसरा है बेनेडिक्ट रिएजेंट। ठीक है, एक है आपका फेलिंग्स का सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, और एक है आपका बेनेडिक्ट का रिएजेंट। अच्छा, ये दोनों किस लिए होते हैं, किस लिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के दो टेस्ट हैं, रिड्यूसिंग शर्करा, अपचयी शर्करा और अनापचयी शर्करा। अपचयी शर्करा और अनापचयी शर्करा आपको दोनों पता है ना, मैंने दोनों के बारे में आपको बताया है, क्या होती है अपचयी शर्करा और क्या होती है अनापचयी शर्करा। जब से कार्बोहाइड्रेट शुरू किया तब से लेकर अब तक मैंने कम से कम भी नहीं तो 100 बार ये रिपीट किया है कि अपचयी शर्करा क्या है और अनापचयी शर्करा क्या है। क्लियर? ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट के दो टेस्ट है वो किस किस के लिए होते हैं? एक तो होती है अपचयी शर्करा, जिसको क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और एक क्या है, अनापचयी शर्करा। इसको क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है अपचयी शर्करा के लिए टेस्ट और एक होते हैं अनापचयी शर्करा के लिए टेस्ट। सामने जो दोनों टेस्ट आपको दिख रहे हैं दोनों ही किसके लिए हैं? अपचयी शर्करा के लिए। दोनों ही किसके लिए हैं? अपचयी शर्करा यानी कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए। खैर, इन दोनों टेस्टों के बारे में मैंने बहुत बात करी है। आज बात करते हैं इनके घटक कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन में होता है सोडियम कार्बोहाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण, Na2CO3 और सॉरी कैल्शियम, नॉट मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन में जो मौजूद रहता है इसका जो मिश्रण है किस कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अपचयी शर्करा होती हैं जब हम इनके अंदर ये जो सॉल्यूशन है ये डालते हैं तो ये क्या करती है, एक रंग देती है। अगर वो रंग हमें सॉल्यूशन में मिलता है तो इसका मतलब शर्करा हमारी कैसी है? अपचयी शर्करा है। और अगर वो रंग हमें नहीं मिलता है तो हम कह देते हैं कि वो शर्करा कैसी है? हमारी अनापचयी शर्करा है। यही बात बताई थी। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग सॉल्यूशन खुद क्या है? बेसिकली आपको बनाना नहीं है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन मिल जाता है। पर फिर भी बाई चांस मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो आपको वो दो घटक जो फेलिंग सॉल्यूशन के होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक है क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 और एक है Na2CO3। ये दो घटक होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के, क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 और Na2CO3, सोडियम कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों से मिलकर बनता है क्या? आपका फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, बफर है ये। अच्छा, इनका अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या रहता है? 1:1 ही रहता है। ये बात और है, इनका जो अनुपात रहता है, अनुपात कैसा रहता है इनका? 1:1 ही अनुपात इनका रहता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन शर्करा और फेलिंग सॉल्यूशन का मिश्रण वो जरूर पता होना चाहिए। तो 2 ml मिश्रण में, यानी कि 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन में, 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन में 1 ml शर्करा का सॉल्यूशन डाला जाता है। 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन में 1 ml शर्करा का सॉल्यूशन डाला जाता है और डालने के बाद इसको क्या किया जाता है? गरम किया जाता है। डालने के बाद इसको क्या किया जाता है? गरम, इसको हीट किया जाता है। और गरम जैसे हम इसको करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कुछ पीला रंग मिलता है। ठीक है, शुरू में तो पीला रंग ही मिलता है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होता है तो ये कैसा हो जाता है? लाल या भूरे रंग का ये हो जाता है।
ठीक है, कैसा हो जाता है ये, लाल या भूरे रंग का। 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन में 1 ml शुगर सॉल्यूशन डाला जाता है, डालकर उसे गर्म किया गया, हीट किया गया, तो कैसा मिलता है, पीले रंग का मिलता है। और ये पीला रंग कैसा हो जाता है, लाल या भूरे रंग का ये हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो होता है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है, इसके बाद हम बात करते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट की। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट में भी आप बेनेडिक्ट रिएजेंट का कोई इसका इस तरह का घटक नहीं है, जैसे हमने इसके घटक लिखे हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट और आपके कॉपर सल्फेट, इसके क्यूप्रिक सल्फेट सॉरी, तो इसके ऐसे कोई घटक नहीं है, इसमें सीधे बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है। ठीक है, इसमें सीधे बेनेडिक्ट रिएजेंट है। हाँ, लेकिन इसका शर्करा सॉल्यूशन में इसके हम लिख सकते हैं। तो शर्करा सॉल्यूशन कैसे होता है, 2 ml, वही सेम है बिल्कुल, 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट में 1 ml शर्करा विलयन डाला जाता है। 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट में 1 ml क्या डाला जाता है, शर्करा का विलयन डाला जाता है। ठीक है, और वही सेम है इसमें भी क्या मिलता है हमको, पीला रंग, पीले रंग से फिर क्या मिलता है इसको, हरे रंग का अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। और जैसे ही हमें ये रंग प्राप्त हो जाता है, हम ये कह देते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन, जो शर्करा विलयन है, उसमें मौजूद शर्करा हमारी कैसी है, अपचयी शर्करा है। अरे बस समझ में, कोई डाउट बच्चों? दोनों समझ में आ गए। हालांकि इनके बारे में मैं बात आपसे पहले कर चुकी हूँ, काफी अच्छे से, काफी डिटेल्ड में हम बात कर चुके हैं। केवल आपको आज मैंने इनके घटक बताए हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग शर्करा में क्या होती हैं, CuSO4 और Na2CO3, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, और बेनेडिक्ट रिएजेंट पे कैसे डालते हैं। चलिए, अगला है आपका अनापचयी शर्करा। अगली शर्करा कैसी है आपकी, अनापचयी शर्करा। अपचयी शर्करा और अनापचयी शर्करा में जो अंतर होता है वो आपको पता है, क्या अंतर होता है। अपचयी शर्करा और अनापचयी शर्करा के लिए, अनापचयी शर्करा के लिए कोई अलग से विलयन नहीं है। दरअसल बस इतना कह दिया जाता है कि हमें टेस्ट अपचयी शर्करा के लिए करना है, अगर रंग मिल रहा है तो वो शर्करा अपचयी है, लेकिन अगर रंग नहीं मिल रहा है तो वो शर्करा कैसी है आपकी, अनापचयी शर्करा है। आगे बात समझ में, अगर आपको रंग वो मिलता है देखने पर तो वो शर्करा कैसी है आपकी, अपचयी शर्करा है, और नहीं मिल रहा है, अनापचयी शर्करा। फिर भी मान लो कई बार ऐसा डाउट हो जाता है कि मैडम किसी और कारण से हमें रंग नहीं मिल रहा है, ये या वो ऐसा हो रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको क्या करना है, अनापचयी शर्करा को, अनापचयी शर्करा को किस में बदलना है, अनापचयी शर्करा को अपचयी शर्करा में बदलना है। और अपचयी शर्करा में बदलने के बाद आपको दोनों टेस्ट करने हैं, कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, मतलब दोनों में से कोई एक कर लो या दोनों कर लो। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या पता करना है कि हमारी जो शर्करा है वो अनापचयी है या नहीं है। तो अनापचयी शर्करा को अपचयी शर्करा में बदलिए, बदलने के बाद आप इनने टेस्ट किया फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट रिएजेंट से, तो अगर टेस्ट करने के बाद, क्योंकि शर्करा कैसी हो गई है, अपचयी हो गई है, तो बदलने टेस्ट करने के बाद अगर जो हमें रंग मिल रहा है वो रंग हमारा कैसा है, मतलब रंग आता है, अगर रंग आता है, ठीक है, अगर रंग आता है तो शर्करा कैसी है आपकी, अनापचयी है। भाई तो शर्करा कैसी है, अनापचयी है, ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि आपने अनापचयी से अपचयी किया, आपको पता है आपने अनापचयी से अपचयी किया है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो आपकी कैसी है, अपचयी शर्करा है, तो वो तो देगी। अगर शर्करा कैसी है आपकी, अपचयी है, तो वो तो रंग देगी। क्लियर है, आपको इससे और पता चल जाता है कि आपकी जो शर्करा विलयन जो आपको मिला है वो कैसा है, अनापचयी है।
क्यों? क्योंकि जो पहले रंग नहीं दे रहा था और बाद में रंग दे रहा है, तो उसका मतलब शर्करा कैसी है? अनापचयी है। क्लियर हो गया? ठीक है कि अनापचयी शर्करा के लिए क्या आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई डाउट है बच्चों तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके अलावा और भी हैं। अब इसके बाद और भी हैं कार्बोहाइड्रेट के अन्य परीक्षण। ये तो बात हुई अपचयी और अनापचयी शर्करा की। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अन्य परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट के अन्य परीक्षण में एक तो आयोडीन टेस्ट है। किसके लिए किया जाता है? स्टार्च के लिए किया जाता है। एक तो कौन सा है? आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट आपको पता है, मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें। अच्छा, किसी के दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि मैडम अनापचयी शर्करा को अपचयी शर्करा कैसे बदलते हैं? एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ चलो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर को किसमें बदलना है? हमें रिड्यूसिंग शुगर में। अनापचयी शर्करा को किसमें? अपचयी शर्करा में बदलना है। तो इसके लिए लिख लो क्या क्या करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपको इसमें क्या डालना है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है। एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चों पहले क्लास।